नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। पेरिस में आयोजित एआई एक्शन समिट की भारत ने सह अध्यक्षता की। एआई खतरों से निपटने को विश्वास अहम, मोदी। देहरादून, समृद्ध उत्तराखंड के लिए युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण, मुख्यमंत्री धामी। बजट 1 लाख करोड़ के पार जा सकता है। नैनीताल समान नागरिकता संहिता को हाईकोर्ट में मिली चुनौती। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से मॉब लिंचिंग मामलों की निगरानी संभव नहीं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के लिए नियामक और मानकों के निर्माण के लिए वैश्विक प्रयास जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस के ग्रैंड पैलेस में आयोजित एआई एक्शन समिट को संबोधित करते हुए बात कही है। उन्होंने कहा कि एआई के खतरों से निपटने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा। इस तकनीक से सतर्क रहने की भी जरूरत है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ कार्यक्रम की सह अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एआई जितनी तेज गति से विकसित हो रहा है, उससे ज़्यादा तेज गति से इसको प्रयोग भी हो रहा है। दुनिया को इस पर गहराई से मंथन करना होगा। नवाचार और नियामकों के मुद्दे पर खुलकर बात करनी होगी। नियंत्रण और नियामकों के साथ हर कोई एआई का इस्तेमाल करे, ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। देहरादून, उत्तराखंड में उद्यमशीलता आर्थिक विकास का आधार बन सकती है। देवभूमि उद्यमशीलता योजना इसके लिए प्रभावी मंच है। यह योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि समृद्ध उत्तराखंड के लिए युवाओं और उच्च शिक्षण संस्थान की भूमिका अहम है। यह विचार मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यक्त किए। वह देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत दून यूनिवर्सिटी में मेगा स्टार्टअप समिट को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस 2 दिवसीय भव्य मेगा स्टार्टअप समिट में भाग ले रहे राज्य के 75 से ज़्यादा छात्र उद्यमों को हौसला बढ़ाया, साथ ही उन्हें भविष्य में और बेहतर करने के लिए भी प्रेरित किया। इससे पूर्व मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने समिट का उद्घाटन किया, साथ ही प्रशिक्षित उद्यमियों के उत्पादों का अनावरण भी किया। रतूड़ी ने हर स्टॉल पर जाकर छात्र उद्यमियों से बात की और बधाई दी। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बघेल ने देवभूमि उद्यमिता योजना की उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ाने की सरकार हर संभव मदद कर रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दोनों विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर सुरेखा टंकवाल ने कहा कि ऐसे प्रयासों से शिक्षण संस्थान शिक्षण और अनुसंधान तक सीमित न रहकर नवाचार और उद्यमशीलता के केंद्र बनेंगे। इस अवसर पर भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान अहमदाबाद के महानिदेशक डॉक्टर सुशील शुक्ला, डॉक्टर दीपक पांडे, डॉक्टर अमित द्विवेदी आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में लागू की गई समान नागरिक संहिता यूसीसी का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। इस संबंध में दायर याचिका बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई होने की संभावना है। नैनीताल जिले के भीमताल निवासी पूर्व छात्र नेता सुरेश सिंह नेगी ने यूसीसी के विभिन्न प्रावधानों को जनहित याचिका के रूप में चुनौती दी है। मुख्यतः लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधानों को चुनौती दी गई। इसके अलावा याचिका मुस्लिम, पारसी आदि की वैवाहिक पद्धति की यूसीसी में अनदेखी किए जाने की बात कही गई है। कुछ अन्य प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है। नेगी की जनहित याचिका हाईकोर्ट ने 12 फरवरी को सुनवाई के लिए 21वें नंबर पर सूचीबद्ध है। इसके अलावा दून के एल शमसुद्दीन सिद्दीकी ने भी रिट दायर कर यूसीसी 2025 के कई प्रावधानों को चुनौती दी है, जिसमें अल्पसंख्यकों रीति रिवाजों की अनदेखी किए जाने का उल्लेख है। उत्तराखंड का बजट इस बार 1 लाख करोड़ पार कर सकता है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए विधानसभा से करीब 90,000 करोड़ रुपए का बजट पारित हुआ था। आगामी वित्त वर्ष में इसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किए जाने की 1 लाख करोड़ रुपए किए जाने की उम्मीद है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 24 फरवरी तक होगा। सत्र की शुरुआत गवर्नर के अभिभाषण के साथ होगी, जिसके बाद बजट और कई विधेयक पेश किए जाएंगे। सत्र के लिए विधायकों के 500 से ज़्यादा प्रश्न आ चुके हैं। इनके अभी और बढ़ने की संभावना है। इस बार ई विधानसभा के आयोजन का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए सदन में सभी विधायकों के टेबल पर टैबलेट लगाए जा चुके हैं। विधायकों को कार्यसूची समेत सभी दस्तावेज इस बार ऑनलाइन भेजे जाएंगे। हालांकि ई विधानसभा का पहली बार आयोजन होने की वजह से काफ़ी काम मैनुअल भी होने की संभावना है। देहरादून, इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगा डिजिटल उत्तराखंड पोर्टल। हर विभाग एक ही पोर्टल पर होगा अब उपलब्ध। उत्तराखंड में इस साल के अंत तक राज्य का हर सरकारी विभाग वन स्टेट वन पोर्टल के तहत एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध होगा। राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से आईटीडीए और एनआईसी की मदद से डिजिटल उत्तराखंड पोर्टल तैयार किया जा रहा है। फौरी तौर पर इस प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन अभी इसमें कुछ काम बाकी है। जन सामान्य से जुड़े विभागों जानकारियाँ सेवाओं के लिए अभी तक लोगों को अलग अलग वेबसाइट में जाना पड़ता था। कई बार यह भी पता नहीं होता है कि यह वेबसाइट असली है या नकली। ऐसे में कई बार लोग धोखाधड़ी का भी शिकार हो जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में डिजिटल उत्तराखंड प्लेटफॉर्म सब समस्या को एक समाधान होगा। इस प्लेटफॉर्म में सभी विभागों वेबसाइट, स्वास्थ्य
सुरक्षित, स्केलेबल और सुगम फ्रेमवर्क के साथ उपलब्ध होंगी। यह दिव्यांग लोगों को भी वेबसाइट ब्राउजिंग में सुगमता प्रदान करेगा। यह प्लेटफॉर्म वर्तमान समय में साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा की चुनौती को पार करने में सक्षम है। इसके अलावा डिजिटल युग में सार्वजनिक सेवाओं को अधिक दक्ष, तीव्र और समावेशी बनाने में मदद करेगा। कुछ मिलाकर एक ही प्लेटफॉर्म में आसानी से विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिसके अलावा विभागों के कार्यों की प्रगति भी ऑनलाइन देखी जा सकेगी, जिसमें कार्यों में पारदर्शिता आएगी और अफसरों की जवाबदेही तय होगी। देहरादून विटामिन जांच के नाम पर ईएस में हो रहा है खेल। कर्मचारी राज्य बीमा योजना में विटामिन जांच के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है। चुनिंदा पैथोलॉजी के जरिए करोड़ों का बजट ठिकाने लगाया जा रहा है। आरोपी के फर्जी बिलों से ईएसआई से भुगतान कराया जा रहा है। इस योजना के तहत 21,000 रुपये मासिक वेतन वाले कामगारों उनके आश्रितों को राज्य बीमा योजना के तहत मेडिकल कवरेज मिलता है। उत्तराखंड में ऐसे पंजीकृत कामगारों की संख्या लगभग 7 लाख है। ईएसआई निदेशालय का एक अस्पताल और पैथोलॉजी से अनुबंध है, जिसमें से 3 पैथोलॉजी लैब पर महकमा कुछ सालों से मेहरबान है। ताज्जुब की बात यह है कि इन जांचों की दरें CHS रेट लिस्ट में भी नहीं है। आमतौर पर चिकित्सक विटामिन B1, B2 और B3, B6 और विटामिन E की जांच कराने से परहेज बढ़ते हैं, लेकिन ईएसआई के चिकित्सक देहरादून, रुड़की और हल्द्वानी की एक पैथोलॉजी लैब से इन जांचों को धड़ल्ले से करा रहे हैं, वह भी महंगी दरों पर। इन जांचों की रिपोर्ट आने पर 3 से 4 दिन लगते हैं, लेकिन संबंधित लैब से अगले दिन रिपोर्ट मिल जा रही है। ऐसे में इन जांचों पर सवाल भी उठ रहे हैं। देहरादून गोल्डन कार्ड के लिए अब देना पड़ सकता है ज़्यादा प्रीमियम। माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहायक अध्यापक LT में तकनीकी त्रुटि से गलत सूची हुई थी जारी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापक LT पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी करते हुए त्रुटि हुई थी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसे स्वीकार करते हुए तकनीकी त्रुटि करार दिया है। आयोग ने संशोधित श्रेष्ठता सूची जारी कर दिया। नई श्रेष्ठता सूची के अनुसार जहां गणित विषय के 43 पद बढ़ गए हैं, वही जनरल के 61 पद कम भी हो गए। आयोग के अध्यक्ष GS मर्तुलिया ने इसकी पुष्टि की। आयोग ने 9 जनवरी को देर रात परिणाम जारी किया था। सोमवार को ही इसमें त्रुटि उजागर हो पाई है। 1544 पदों की सापेक्ष करीब 1300 पदों का परिणाम जारी किया गया था। पहली श्रेष्ठता सूची में गणित विषय के 110 अभ्यर्थी चयनित हुए थे, जबकि नई सूची में 153 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। जांच में पता चला कि वेबसाइट पर एक पूरा पन्ना ही अपलोड नहीं हुआ था। जिस तरह से जनरल की सूची में 298 क्रमांक तक नाम दर्शाए गए थे, हालांकि सूची में कई नाम रिपीट थे, बस इसका क्रम अलग था। फाइनल सूची में अब यह 237 है। इस तरह से करीब 61 नाम क्रमांक के हिसाब से पहले अधिक दर्शाए गए थे। चंबा में रिंग रोड प्रभावित ग्रामीणों को लोक निर्माण विभाग कार्यालय में धरना। पौड़ी हास्य कलाकार धरानंद के निधन पर पूरे गढ़वाल में शोक की लहर। पौड़ी हास्य कलाकार धरानंद के निधन पर उनके गृह जिले पौड़ी में एक बार शोक की लहर दौड़ी है। बेहद सामान्य परिवारों में जन्म जाने माने हास्य कलाकार धनानंद धन्ना भाई के नाम से भी जाने जाते थे। मूल रूप से पौड़ी के पट्टी गंगवाड़चू के गंगवाड़ा गांव में रहने वाले इस हास्य कलाकार के निधन पर रंगमंच से लेकर गीत संगीत से जुड़े कलाकारों ने शोक व्यक्त किया है। हास्य कलाकार धनानंद के पिता की लैंसडाउन में टेलरिंग की दुकान थी और धनानंद की प्रारंभिक शिक्षा लैंसडाउन में हुई थी। हास्य कलाकार धनानंद ने 90 के दशक में अपनी शुरुआत की थी। इस दौर में तब सोशल मीडिया से लेकर अन्य प्रचार के संसाधन बेहद सीमित थे। बावजूद इस हास्य कलाकार चाटू गढ़वाली फिल्मों से लेकर एल्बम और कैसेट और नाटकों से देखने को मिलता है। पिताजी के लैंसडाउन में रहने की वजह से हास्य कलाकार धनानंद की शिक्षा भी लैंसडाउन में ही हुई थी। तब उन्होंने लैंसडाउन के प्रसिद्ध झनकार क्लब को ज्वाइन किया था। इसके बाद गीत संगीत की यात्रा में रहे लोग गायक अनिल बिष्ट बताते हैं कि तब रंगमंच में महिला पात्र किसी भूमिका में नहीं आती थी, लिहाजा हास्य कलाकार धनानंद ही महिलाओं की भूमिका भी अदा करते थे। उन्होंने हास्य व्यंग से ही अपने करियर की शुरुआत की थी। इसी भूमिका से वो अपने अंदाज के हास्य कलाकार के तौर पर गढ़वाली पर्दे पर छाए रहे। उसके संघर्ष का ही परिणाम था कि उनको बेजोड़ हास्य का दूसरा कोई कलाकार नहीं हुआ। रंगमंच के बेहतरी इस कलाकार ने खाड़ूला, पता और घर जमे जैसे नाटकों में अभिनय कर अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया था। उनकी गढ़वाली सिनेमा के पर्दे पर पहली फिल्म 1986 में घर जमे ही आई। इसमें भी उन्होंने अपनी विद्या हास्य का ही रोल निभाया था। इसके बाद चक्राल ब्योहों हनी कौतिक बंटवारों जैसी फिल्मों में काम कर काफ़ी लोकप्रियता हासिल करने में भी सफलता हासिल की थी। यही नहीं, कॉमिक कैसेट में भी एक कलाकार किसी से पीछे नहीं रहा। उनके कैसेट चकपत्ती काफ़ी लोकप्रिय रही। सीडी के तौर पर उन्होंने कब कथका खेलियों, कांची, श्याली द ज्वैदिक भागवानी भी उस दौर में काफ़ी चर्चित रही। इस हास्य कलाकार ने नौकरी भी कई की। हालांकि वन विभाग में छोटे से पद से सेवा की शुरुआत करने के बाद वो सहायक विकास अधिकारी तक पहुंचे थे। वन विभाग में नौकरी लगने के बाद से ही हास्य कलाकार धनानंद पौड़ी से लंबे समय
तक रहे। पौड़ी में रहते हुए रामलीला से भी जुड़े और ताड़िका से लेकर कई रोल रामलीला मंचन में किए। लोक गायक नरेंद्र नेगी के साथ ही उन्होंने कई स्टेज शो भी किए। रंग मंच और हास्य उनमें बचपन से कूट कर भरा था। 38वें नेशनल खेल कैकिंग पुरुष और महिला वर्ग में उत्तराखंड को गोल्ड। 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत टिहरी झील में 3 दिवसीय कैकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता शुरू हुई है। पहले दिन कैकिंग के 1000 मीटर पुरुष वर्ग व कैकिंग के K1 200 महिला मीटर वर्ग में उत्तराखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन का स्वर्ण पदक जीता है, जबकि कैनोइंग C1 1000 मीटर पुरुष वर्ग में सेना के पी ज्ञानेश्वर सिंह ने स्वर्ण पदक कब्जाया। बुधवार को 4 स्पर्धाएं आयोजित की गई थी। मंगलवार को कैकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता के DOC मुकेश शर्मा ने बताया कि टिहरी झील में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। कैकिंग के K1 1000 मीटर हीट पुरुष वर्ग में 3.49.817 मिनट का समय लेकर उत्तराखंड के प्रभात कुमार ने स्वर्ण और 3.50.607 मिनट के साथ सेना के L नुच्चा सिंह ने रजत और दिल्ली के दीपक कुमार प्रजापति ने कांस्य पदक जीता है। पंजाब के जसप्रीत चौबे, उड़ीसा के सागर कुमार 5वें, मध्य प्रदेश के हिमांशु टंडन 6ठे, केरल के के रोहित सिंह 7वें, छत्तीसगढ़ के सुमित डब्बास 8वें स्थान पर रहे। कैनोइंग C1 1000 मीटर हिट पुरुष वर्ग में सेना के 4.05.271 मिनट के साथ सेना के पी ज्ञानेश्वर सिंह ने स्वर्ण, 4.05 मिनट के साथ मध्य प्रदेश के अरविंद सिंह ने रजत और 4.11 मिनट के साथ हरियाणा के हर्ष ने कांस्य पदक जीता है। उत्तराखंड के खिलाड़ी को आखिरी स्थान पर संतोष करना पड़ा। कैनोइंग C1 200 मीटर की हिट महिला वर्ग में 50.0 मिनट के साथ 5.0 मिनट के साथ उत्तराखंड की मीरा दास ने स्वर्ण, 5.01 मिनट पर सेना की L नेहा देवी ने रजत और 5.01 मिनट का समय लेकर उड़ीसा के रजनीता सूद ने कांस्य पदक जीता है। धनशाली में वार्षिकोत्सव में चमियाल के छात्र छात्राओं ने जमाया रंग। कोटद्वार में शिक्षक और छात्रा को किया गया सम्मानित। कोटद्वार में बदलते मौसम से बिगड़ रहा है लोगों का स्वास्थ्य। ज्योतिर्मय और पर्यावरण संरक्षण पर शिक्षाविदों और विशेषज्ञों ने किया मंथन। नैनीताल सरकार ने लोकायुक्त नियुक्त करने के लिए मांगा समय। हाईकोर्ट ने प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करने को लेकर हल्द्वानी के गोलापार निवासी रविशंकर जोशी की जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। मुख्यमंत्री न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने राज्य सरकार से मामले में मुख्य सचिव का प्रार्थना पत्र 17 फरवरी तक पेश करने को कहा है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए समय सीमा मांगी है। मामले की अगली सुनवाई अब 17 फरवरी को होगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि लोकायुक्त नियुक्त करने के लिए राज्यपाल के अनुमोदन पर मुख्यमंत्री की अगुवाई में एक कमेटी गठित कर ली गई है। कमेटी में राज्य के कुछ मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। ऐसे में लोकायुक्त नियुक्त करने के लिए राज्य को समय दिया जाए, इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि पूर्व में हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था कि जल्दी लोकायुक्त की नियुक्ति करके रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें, लेकिन रिपोर्ट आज तक पेश नहीं की गई, जबकि पूर्व के आदेश का अनुपालन ही नहीं करने पर मुख्य सचिव समेत अन्य के खिलाफ अवमानना याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है। पिथौरागढ़ बारिश की बेरुखी से गहराने लगे हैं सूखे का संकट। प्रदेश में रबी की फसल सीजन में कम बारिश से खेती चौपट हो गई है। जनवरी फरवरी में ही राज्य में अन्य सालों की तुलना में 80% बारिश कम हुई है, जिसका नुकसान पहाड़ों में असिंचित क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों को सर्वाधिक हो रहा है। खेतों में फसल सूखे से बर्बाद होने से हजारों किसान निराश है। इस साल प्रदेश में जनवरी फरवरी में औसत 101 mm से अधिक बारिश होती थी। मौसम विभाग के अनुसार इस बार यह अभी तक करीब 80% ही हो सकी है। बाकी भी बारिश के कोई खास आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बारिश न होने पर असर सीधे खेती पर पड़ रहा है। पिथौरागढ़ जिले की बात करें तो यहाँ 65,000 से अधिक किसान मौसम की बेरुखी से निराश हैं। बारिश समय पर नहीं हुई तो कई जगह बुआई के बाद खेतों में जमाव पर प्रभाव पड़ा है। अधिकांश जगह बारिश सीजन में नहीं के बराबर होने से खेतों में फसल चौपट हुई है। जिले में करीब 24,848 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुआई की गई है। टनकपुर में क्रशर मालिक समझौते से मुकरे खनन कारोबारी हुए परेशान। रानीखेत ताड़ीखेत में सड़क चौड़ीकरण का किया गया विरोध। रामनगर रानीखेत राज्य मार्ग के चौड़ीकरण का पंचायत प्रतिनिधियों ने विरोध शुरू कर दिया है। चौड़ीकरण मामले में अनापत्ति को लेकर मंगलवार को विभागीय अधिकारियों ने ताड़ीखेत में ग्रामीण प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, पर प्रतिनिधियों ने अपनी अनापत्ति देने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि इससे बाजार के व्यापारियों का नुकसान होगा। वहीं अब लोक निर्माण ऐसे लोगों को नोटिस देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल रानीखेत रामनगर राज्य मार्ग को 1.5 लेन बनाने की प्रक्रिया
शुरू की गई है। कनिया धौली से मोहान तक करीब 70 किलोमीटर लंबी इस सड़क का सुधारीकरण और चौड़ीकरण का कार्य किया जाना है। अनापत्ति को लेकर लोक निर्माण की टीम इसके अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत में बैठकें भी कर रही है। इसी क्रम में ताड़ीखेत जन मिलन केंद्र में वीडियो की अध्यक्षता में चौड़ा एराड़ी पाली नदुली के बीडीसी ग्राम प्रशासकों के साथ विभागीय अधिकारियों की बैठक हुई, पर पंचायत प्रतिनिधियों ने अधिकारियों की बैठक नुकसान का हवाला देते हुए विरोध कर दिया और अनापत्ति देने पर सहमति नहीं जताई। उनका कहना है कि बाजार क्षेत्र को छोड़ अन्य स्थानों पर चौड़ीकरण किया जाएगा। यहाँ अपर सहायक अभियंता श्रुति राठौर, राजस्व निरीक्षक प्रदीप बिजलवाण, सहायक दीपक मेहरा, गोविंद कनवाल आदि मौजूद रहे। अल्मोड़ा में बंद दरोगा की सीधी भर्ती के विरोध में किया गया प्रदर्शन। बागेश्वर में 4 घंटे का रहा कार्य बहिष्कार। अल्मोड़ा लंबित समस्याओं के निदान के लिए मंगलवार को वन आरक्षियों ने धरना दिया। वन दरोगा की सीधी भर्ती करने और अन्य लंबित मुद्दों को लेकर विरोध जताया। जल्द ही समस्याओं के निदान की मांग की। मंगलवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में वन बीट अधिकारी संघ के बैनर तले वन आरक्षियों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी कर विरोध जताया। कहा कि वन आरक्षी लंबी समस्याओं के निदान की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक समस्याओं का निदान नहीं हो पाया। इससे वन आरक्षियों में आक्रोश व्याप्त है। कहा कि वन दरोगा की सीधी भर्ती पर अब तक रोक लगाई गई थी। 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके वन आरक्षियों को पदोन्नति भी नहीं दी गई है। वन आरक्षियों ने पुरानी नियमावली लागू करने और वन दरोगा की सीधी भर्ती रोकने 10 सालों की सेवा पूर्ण कर चुके वन आरक्षियों की पदोन्नति, वन आरक्षी पद की समय, वेतनमान, एसीपी व एमएसपी व्यवस्था में संशोधन, वन आरक्षी नियम में संशोधन आदि की मांग की है। कांडा धर्मपुर द्वाराहाट में धध की आग बनी आफत। धर्मगढ़ रेंज के जंगल 2 दिन से सुलग रहे हैं। आग रिहायशी इलाके तक पहुंचने का खतरा बना हुआ है। मंगलवार को लोगों ने इस सूचना वन विभाग और तहसील प्रशासन को दी। सूचना के बाद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मालूम हुआ एक दिन पहले जिलाधिकारी आशीष भाटगे ने वन विभाग को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए थे। डिवीजनों के एसडीओ, रेंजर व वन कर्मियों को भी वनाग्नि रोकने की सजग रहने को कहा गया था। इसके बावजूद धर्मगढ़ रेंज के भद्रकाली के जंगल जल रहे हैं। यह आग रिहायशी इलाकों से करीब 150 मीटर दूर है। इन क्षेत्रों में हवा भी चल रही है। इस कारण आग को तेज फैलने का खतरा है। लोगों को जानवरों के लिए एकत्रित किए गए घास के ढेर जलने की चिंता सताने लगी है। उन्होंने आग पर काबू पाने की मांग की है। वन विभाग रेंजर प्रदीप कांडवाल ने बताया कि आग वन पंचायत के जंगल में लगी है। सूचना मिलेगी आग बुझाने के लिए जल्द कर्मचारी भेजे जाएंगे। सल्ट के मुनड़ा में घायल मिला गुलदार, किया गया रेस्क्यू। पीठसाल विश्वनाथ क्वारा बाईपास का सर्वे हुआ शुरू। रानीखेत में भव्य होगी होली महोत्सव। अल्मोड़ा जिला प्राधिकरण ने छीने निगम की आय के जरिए। जिला विकास प्राधिकरण बनने के बाद पालिका से निगम बनी अल्मोड़ा के आय के संसाधन जुटाने चुनौती बना हुआ है। पहले दिन माध्यमों से निगम आय और अर्जित करता था, अब अधिकांश प्राधिकरण के पास चले गए। समिति का कहना है कि निगम के माध्यम से जल्दी नक्शा पास हो जाता था, पर अब जिला विकास प्राधिकरण लगने से लोगों के लिए नक्शा पास करना और भी मुश्किल हो रहा है। सर्वदलीय संघर्ष समिति के मुताबिक नवंबर 2017 में जिला विकास प्राधिकरण लागू हुआ था, जिससे नगर क्षेत्र में पालिका की ओर से नक्शा पास किया जाता है, जिससे पालिका को आमदनी प्राप्त होती थी। इस आमदनी से पालिका वेतन, पेंशन व अन्य का भुगतान करती थी। लेकिन अब जिला विकास प्राधिकरण लागू होने से नगर निगम पहली नगर पालिका की आय खत्म हो गई। इतना ही नहीं, इसे गरीब लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खटीमा में प्रीपेड मीटर के खिलाफ खोला गया मोर्चा। जसपुर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के संदीप बने अध्यक्ष। कीचे में वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार की हुई मौत। रुद्रपुर बैंक केसीसी प्रबंधक समेत 4 पर फर्जी लोन लेने पर हुआ मुकदमा। टनकपुर क्रशर मालिक समझौते से मुकरे कारोबारी हुए परेशान।